हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं ईयर की। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ईयर, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ईयर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। ये सेंसरी ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट से जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है उस साउंड को ये क्या करता है, रिसीव करता है और हमको एक तरह से हियरिंग का काम करवाता है। इसलिए ईयर है वो एक तरह से सेंसरी ऑर्गन है बॉडी का और एक तरह से हमको हियरिंग का काम करवाता है। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे आज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ईयर। तो स्टार्ट करते हैं। ईयर, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये मोस्ट कॉमन लाइन है फर्स्ट वन की, ईयर है वो कौन से लॉ में सिचुएटेड होता है। तो फर्स्ट वन है कि ईयर सिचुएटेड इन द टेम्पोरल लॉ। तो ईयर है वो कौन से लॉ में सिचुएटेड होता है, टेम्पोरल लॉ में। तो हमको क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर लिया जाता है कि एक ईयर है वो हमारी ब्रेन के अंदर कौन से लॉ में सिचुएटेड होता है। तो हम बोल सकते हैं कौन से लॉ में सिचुएटेड होता है, टेम्पोरल लॉ में सिचुएटेड होता है। यस या नो गाइस? तो पहला सेंटेंस क्लियर कि टेम्पोरल लॉब के अंदर कौन सा सेंसरी ऑर्गन सिचुएटेड होता है। तो टेम्पोरल लॉब में ईयर वो सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं कि हियरिंग डेवलप इन फीटस एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी के दौरान एक फीटस के अंदर 20 वीक के ऊपर हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि 20 वीक के ऊपर हियरिंग स्टार्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि 20 वीक के ऊपर कोक्लिया डेवलप हो जाता है और कोक्लियर नर्व डेवलप होने के कारण एक फीटस को 20 वीक के ऊपर हियरिंग स्टार्ट होती है। तो सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि एक फीटस के अंदर हियरिंग कब स्टार्ट होती है। तो एक फीटस के अंदर हियरिंग 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पे स्टार्ट हो जाती है और हम इसका रेशनल दे सकते हैं कि 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पे स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के ऊपर कोक्लियर नर्व डेवलप हो जाती है, जिसके कारण एक पर्सन या एक फीटस को सुनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, यस। नेक्स्ट बात करते हैं मेन फंक्शन ऑफ ईयर। एक ईयर के मेन फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन होता है जिसने हमने बात किया था, हियरिंग। एक ईयर होता है वो हमको हियरिंग का काम करवाता है और हियरिंग के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, कोक्लियर नर्व। तो कोक्लिया काम करता है हियरिंग का एंड इक्विलिब्रियम और बैलेंस का काम करता है वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल है वो स्टैटिक बैलेंस बनाता है, बॉडी का बैलेंस बनाने वाला पार्ट है वेस्टिब्यूल, जो सेंटर पार्ट होता है। यानी हमारे इनर ईयर का सेंटर पार्ट होता है वेस्टिब्यूल, जो स्टैटिक बैलेंस बनाता है और हियरिंग का काम करता है कोक्लिया। और ये होती है वेस्टिब्युलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिब्युलो कोक्लियर नर्व 8th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। 8th नंबर की क्रेनियल नर्व हमको हियरिंग का काम करवाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ओनली हियरिंग कौन सा पार्ट, कोक्लिया, एंड इक्विलिब्रियम और बैलेंस का काम कौन सा पार्ट करवाता है, वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल इज द स्टैटिक पार्ट एंड पर्सन्स टू बैलेंस, इक्विलिब्रियम और बैलेंस को डेवलप करने वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं वेस्ट। इस गाइस नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि ईयर के कितने पार्ट होते हैं। ईयर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक ईयर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा है मिडल ईयर और थर्ड वन है इंटरनल ईयर, जिसका दूसरा नाम है लैब्रिंथ भी बोलते हैं इसको। तो एक ईयर होता है 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो हमने देखा इसके अंदर कि पहला क्वेश्चन हमने देखा कि एक ईयर है वो कौन से लॉ में सिचुएटेड होता है, टेम्पोरल लॉ में सिचुएटेड होता है। एक फीटस के अंदर हियरिंग कब स्टार्ट होती है, एक फीटस के अंदर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पे हियरिंग स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि रेशनल हमारे पास ये है कि 20 वीक के ऊपर कोक्लियर नर्व डेवलप्ड हो जाती है और डेवलप्ड होने से हियरिंग स्टार्ट होती है। 2 क्वेश्चन। थर्ड वन क्वेश्चन ये बनता है कि कोक्लियर नर्व किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम बोल सकते हैं कि कोक्लियर नर्व है वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको क्लियर है, आपको याद रखने हैं। यस गाइज, ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम एक एनाटॉमिकल डायग्राम देखते हैं ईयर का। क्यों हमने देखा कि एक ईयर है उसके 3 पार्ट होते हैं।
3 पार्ट्स के अंदर ईयर को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाला आउटर पार्ट है, सेकंड वाला मिडल ईयर है और थर्ड इनर ईयर। आउटर पार्ट है उसके अंदर 3 सब पार्ट्स होते हैं। जो पहले वाला होता है इसको बोलते हैं हम पिन्ना, पिन्ना वाला पार्ट है। इसके अलावा पिन्ना के बाद में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो एक्सटर्नल कैनाल, पिन्ना और ईयर ड्रम, क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम। तो ये तीनों पार्ट किसके अंदर आते हैं? एक्सटर्नल या फिर आउटर ईयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यस, मिडल ईयर के अंदर आते हैं ओसिकल्स। ओसिकल्स किसको बोलते हैं? ईयर की बोन्स को बोलते हैं। ईयर की बोन्स ओसिकल्स होती हैं जो मिडल ईयर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो 3 बोन होती हैं, कौन कौन सी? मेलियस, इनकस, स्टेपिज। मेलियस, इनकस, स्टेपिज। सबसे स्मॉल बोन कौन सी होती है? स्टेपिज। तो स्टेपिज एक ऐसी बोन है जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉल बोन होती है। इन तीनों बोन्स के बीच में जो जॉइंट पाए जाते हैं उन जॉइंट को हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। तो हम आगे इनका डिस्क्रिप्शन देंगे कि तीनों बोन्स के अंदर साइनोवियल जॉइंट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मिडल ईयर के अंदर ओसिकल्स बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ये एयर फिल्ड कैविटी होती है। और थर्ड वाला पार्ट होता है इनर ईयर। इनर ईयर इज ऑल्सो नोन एज लैब्रिंथ। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लैब्रिंथ। इसको लैब्रिंथ इसलिए बोलते हैं कि लैब्रिंथ का मतलब होता है नेटवर्क। इनर ईयर के अंदर डक्ट्स का एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, कोक्लिया होता है, वेस्टिब्यूल होता है। तो कोक्लिया कॉइल शेप का और सेमी सर्कुलर कैनाल आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं, इसलिए इनर ईयर को हम क्या बोल सकते हैं? लैब्रिंथ बोल सकते हैं। तो इनर ईयर इज आल्सो नोन एज लैब्रिंथ। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि इनर ईयर इज आल्सो नोन एज, तो इनर ईयर को क्या बोलते हैं? लैब्रिंथ बोलते हैं। इसके अलावा ओसिकल्स, ओसिकल्स, ईयर ओसिकल्स कौन से पार्ट से रिलेटेड होती हैं? तो हम सेकंड वाला बोल सकते हैं मिडल ईयर से रिलेटेड होती हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक फिटस के अंदर ऐसी कौन सी बोन है जो अडल्ट के बराबर डेवलप हो जाती हैं? तो वो बोन है ईयर ओसिकल्स वाली। तो यहाँ पे आपको 3 बातें याद रखनी है कि इनर ईयर इज आल्सो नोन एज लैब्रिंथ एंड सेकंड वन इज द ईयर ओसिकल इज रिलेटेड टू द मिडल ईयर and third one is the which bone is equal to adult in fetus time, this is known as मिस bone या फिर एक तरह से ear ossicles bone। yes guys, इसकी डिटेल हम आगे डिस्क्रिप्शन देंगे इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, yes कंटिन्यू। पहला हमने पार्ट देखा एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें हमने पहले देखा था का ईयर ओसिकल्स और पिना। ईयर ओसिकल्स और पिना। सेकेंड वन है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स और थर्ड वन है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको हमने बोला ड्रम हेड। तो ओरिकल्स और पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ड्रम हेड, तीनों पार्ट किसके होते हैं? एक्सटर्नल ईयर के पार्ट होते हैं। इसका हम पहला देखते हैं ओरिकल्स और पिना। एक एक्सटर्नल ईयर के अंदर ओरिकल्स या पिना वाला पार्ट है, उसके अंदर कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं? तो उसके अंदर पाए जाते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। एक पिना वाला पार्ट है, जैसे डायग्राम से देखते हैं कि ये पिना वाला पार्ट है। इस पिना वाले पार्ट के अंदर कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज। बट एक्सेप्ट द लोब्यूल्स एंड आउटर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स और लोअर पार्ट ऑफ द पिना जिसको कि हमने बोला लोब्यूल्स। तो लोब्यूल्स के अंदर और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स के आउटर पार्ट में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इंटायर पिना एक्सेप्ट इट लोब्यूल्स एंड आउटर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स। तो सारे पिना के अंदर कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं? यस गाइस, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। येलो इलास्टिक कार्टिलेज पाए जाते हैं किसके अंदर? पिना वाले पार्ट के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट, नेक्स्ट लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है कि पिना है वो कौन सी जर्मिनल लेयर से बना हुआ होता है? तो पिना है वो कौन सी जर्मिनल लेयर से बना हुआ होता है? एक्टोड्रम से बना होता है।
पीना वाला पार्ट है वो एक्टोडर्म से बना हुआ है, और एक्टोडर्म से पीना है वो डेवलप्ड होता है, लेकिन ये लेटर होता है। सबसे पहले इनर ईयर डेवलप होता है, लेटर डेवलप होता है पीना वाला पार्ट। हम देखते हैं कि मेन फंक्शन ऑफ द पीना, एक पीना के मेन फंक्शन क्या है कि पीना क्या करता है कि साउंड, ये एक तरह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी साउंड होते हैं उन साउंड को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके किस में ट्रांसफर कर देता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स के अंदर। तो पीना का मेन फंक्शन होता है कि एक पर्सन्स के अंदर बाहरी इन्वायरमेंट की साउंड को कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ट्रांसमिट करना, और सेकंड फंक्शन होता है कि किसी भी टाइप के इन्फेक्शन हो, यानी कि फॉरेन बॉडी के पार्टिकल्स इंटर हो जाएं, उन पार्टिकल्स को भी प्रोटेक्ट करता है, तो इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, और इन्वायरमेंट की साउंड को कलेक्ट करके ट्रांसमिट करने का काम भी कौन करता है, पीना। तो पीना की दो इंपॉर्टेंट काम है कि एक साउंड वेव को इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ट्रांसमिटेड करना और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। ये दोनों फंक्शन किसके होते हैं, पीना के होते हैं। और नेक्स्ट लाइन है कि एक पर्सन्स के अंदर, ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछा, अभी भी पूछा गया है, पटना के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि एक पर्सन्स के अंदर इंस्टॉलेशन, एक पर्सन्स के अंदर ईयर ड्रॉप को इंस्टॉलेशन करते हैं, तो पीना को जो यूज करवाते हैं उसमें प्रोसीजर कैसे करवाते हैं। तो ये याद रखना है कि एक चिल्ड्रन के अंदर जो 3 साल से कम है, 3 ईयर से कम वाले चाइल्ड होते हैं, उनके अंदर पीना को डाउन किया जाता है, डाउनवर्ड किया जाता है, और उसके बाद में बैकवर्ड करते हैं। डाउनवर्ड और बैकवर्ड करने से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, और पर्सन्स को इजीली ईयर ड्रॉप है वो इंस्टिल की जाती है। तो एक चिल्ड्रन के अंदर बिलो 3 ईयर्स के अंदर पीना को डाउनवर्ड और बैकवर्ड किया जाता है, जबकि अडल्ट के अंदर पीना को क्या करते हैं, हम अपवर्ड करते हैं और बैकवर्ड करते हैं। तो अडल्ट के अंदर क्या किया जाता है, पीना को अपवर्ड करते हैं और पीछे की तरफ बैकवर्ड करते हैं, जिससे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, और ईयर ड्रॉप्स इजीली क्या हो जाते हैं, इंस्टॉलेशन हो जाते हैं। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बिलो 3 ईयर के चाइल्ड के अंदर ईयर इंस्टॉलेशन करने के लिए मेथड, पीना को कैसे यूज करवाते हैं, तो हम बता सकते हैं कि डाउनवर्ड और बैकवर्ड। तो बिलो 3 ईयर्स वाले बने डाउनवर्ड और बैकवर्ड, और अडल्ट के अंदर यानी अबो 3 ईयर्स के अंदर अपवर्ड और बैकवर्ड है वो पीना को यूज करवाते हैं। यस गाइस, इसी चीज को हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो इसमें डायग्राम में दिखाया गया, देखो कि एक बेबी है जो बिलो 3 ईयर्स का है, बिलो 3 ईयर्स का चाइल्ड है, वो चाइल्ड जिसके अंदर हमने ईयर ड्रॉप्स को इंस्टॉलेशन किया, तो उसमें हमने क्या किया, पीना को डाउन किया और बैक किया। एक पीना को हमने डाउनवर्ड क्या किया, डाउनवर्ड पुल किया, और पर्सन्स के बैकवर्ड किया। तो ये इंस्टॉलेशन हमने बिलो 3 ईयर के चाइल्ड में यूज करवाते हैं। अडल्ट के अंदर हमने क्या किया, पीना को अप और फिर उसके बाद में बैक किया, जिससे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल स्ट्रेट हो जाती है और ईयर ड्रॉप हुआ है वो इजीली इंस्टॉलेशन हो जाती है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक पर्सन जिसके अंदर बिलो 3 ईयर वाले चाइल्ड है उसके अंदर मेथड यूज करवाते हैं हम डाउन एंड बैक, और अडल्ट के अंदर हम यूज करवाते हैं अप और बैक, अप और बैक यूज करवाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, या भूलना नहीं है कि एक चाइल्ड के अंदर कौन सा मेथड और अडल्ट में कौन सा मेथड, ठीक है। तो क्योंकि बेबी छोटे होते हैं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि छोटे वाले के अंदर बिलो और बड़े वाले अडल्ट के अंदर अप, इसे भी मेथड में याद किया जा सकता। फर्स्ट पार्ट हमने पीना पढ़ा। पीना के ही 2 सब टाइप्स होते हैं। पहला होता है लोब्यूल्स, पीना वाला, ये पीना वाला पार्ट है। इस पीना वाला पार्ट का जो लोअर पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हमने क्या बोला, लोब्यूल्स। ये जो लोब्यूल्स होता है ये पीना का लोअर पार्ट होता है। इस पार्ट का हम यूज क्या करवाते हैं, ये तीनों सेंटेंस यूजफुल है। इस पीना का जो लोअर पार्ट है लोब्यूल्स, इसका O2 सेचुरेशन में यूज करवाया जाता है। यानी O2 सेचुरेशन को चेक करने के लिए कौन सा पार्ट यूज करवाते हैं हम, पीना वाला पार्ट। तो पीना वाला पार्ट, बट यहाँ पे क्वेश्चन घूम के आ सकता है। क्या आ सकता है, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक ऐसे बेबी जिसके अंदर O2 सेचुरेशन की फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड क्या होती है,
तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड का क्वेश्चन आ जाए तो हम बोलेंगे इंडेक्स फिंगर। यार इंडेक्स फिंगर है वो फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड होती है ऑटो सैचुरेशन की, और क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सेकंड मोस्ट कॉमन साइड ऑफ ऑटो सैचुरेशन, तो हम बोल सकते हैं क्या, लोब या ईयर लोब। तो ईयर लोब होता है वो सेकंड मोस्ट कॉमन ऑटो सैचुरेशन को चेक करने के लिए यूज करवाते हैं, और फर्स्ट मोस्ट कॉमन चेक करने के लिए किसका यूज करवाते हैं, इंडेक्स फिंगर। तो याद रहेगा फर्स्ट किसके लिए यूज करवाते हैं, इंडेक्स फिंगर के लिए, और सेकंड किसके लिए यूज करवाते हैं, ईयर लोब्स के लिए यूज करवाते हैं। तो ईयर लोब्स के लिए सेकंड मोस्ट कॉमन होता है और फर्स्ट इंडेक्स फिंगर। यस गाइस, तो याद रखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किन फॉर इन्फेक्शन। कई बार बॉडी के अंदर सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो जो लोब्यूल्स पार्ट होता है इसके अंदर ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, तो इन्फेक्शन होते हैं, ये लोब्यूल्स वाला पार्ट क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है। तो स्किन इन्फेक्शन में भी यूज करवाते हैं किसका, लोब्यूल्स का। और थर्ड वन है ब्लीडिंग टाइम चेक। तो लोब्यूल्स का है ब्लीडिंग टाइम चेक करवाने, क्योंकि एक्सेसिव ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए पर्सन्स में ब्लीडिंग टाइम को चेक करवाने के लिए भी किसका यूज करवाते हैं, लोब्यूल्स का। जैसे डुके मेथड होता है वो ब्लीडिंग टाइम में यूज करवाते, ब्लीडिंग टाइम को चेक करने में यूज करवाते। तो याद रखना है कि एक लोब्यूल्स है उसके कितने काम होते हैं, O2 का सैचुरेशन करवाना, और सेकंड मोस्ट कॉमन मेथड होता है O2 सैचुरेशन के अंदर फर्स्ट कौन सा होता है, इंडेक्स फिंगर। थर्ड सेकंड काम होता है स्किन के इन्फेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करवाने में किसका यूज करवाते हैं, लोब्यूल्स का यूज करवाते हैं। और थर्ड वन होता है ब्लीडिंग टाइम को चेक करवाना, तो पर्सन्स के अंदर ब्लीडिंग टाइम को चेक करवाने में भी किसका यूज करवाते हैं, लोब्यूल्स का यूज करवाते हैं। यस गाइस, तो तीनों फंक्शन इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट पीना का सेकंड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रेगस। ट्रेगस वाला पार्ट होता है कि जो पीना का एलिवेटेड पार्ट होता है, यानी आगे की तरफ का ये उभरा हुआ पार्ट है, एलिवेटेड पार्ट है, इसको हमने क्या बोला, पीना बोला। तो पीना एलिवेटेड पार्ट होता है, तो एलिवेटेड पार्ट ऑफ पीना को हमने क्या बोला, ट्रेगस। अब देखो ट्रेगस का वैसे ज़्यादा यूजफुल है नहीं, बट हम इसको मेजरमेंट में यूज करवा सकते हैं। कुछ मेजरमेंट होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसके अंदर हम किसको यूज करवा सकते हैं, ट्रेगस को यूज करवा सकते हैं। जिसके अंदर हमने पहला देखा कि फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, फर्स्ट फंक्शन ये है कि एनजी ट्यूब को मेजर करवाने में ये काम आता है ट्रेगस वाला पार्ट। तो ईयर का पीना वाला ट्रेगस पार्ट है वो किसके लिए यूज करवा सकते हैं हम, एनजी ट्यूब को मेजर करवाने। और एनजी ट्यूब को मेजर कैसे करते हैं कि स्टार्ट करते हैं टिप ऑफ द नोज टू द ट्रेगस, टिप ऑफ द नोज टू द ट्रेगस टू द जिफोइड प्रोसेस। तो इस प्रकार से मेजर करवाते हैं एनजी ट्यूब को, टिप ऑफ द नोज टू द ट्रेगस एंड ट्रेगस टू द जिफोइड प्रोसेस। तो इस प्रकार से हम ट्रेगस का यूज करवाते हैं। यस गाइस, तो एनजी ट्यूब को मेजर करवाने में यूज करवाते हैं। सेकंड फंक्शन होता है ट्रेगस का, प्लेसमेंट ऑफ ईसीटी इलेक्ट्रोड्स। ईसीटी के इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करने में, और ये प्लेस कहां करते हैं, दिस द इमेजिनरी लाइन। ये एक लाइन है इमेजरी जो कहां से, एक्सटर्नल कैंथस ऑफ आई, एक्सटर्नल कैंथस ऑफ आई टू द ट्रेगस। इस ट्रेगस और एक्सटर्नल ईयर, नॉट ईयर, एक्सटर्नल आई के बीच में एक लाइन बनती है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। इस इमेजरी लाइन से 1 से 1.5 सेंटीमीटर अबव प्लेस किया जाता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर अबव प्लेस किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि एक पर्सन के अंदर ईसीटी के इलेक्ट्रोड्स इमेजिनरी लाइन से कितने इंच अबव प्लेस किए जाते हैं। तो कितने इंच अबव प्लेस करते हैं, 1 to 1.5 इंच। अच्छा, ये सेंटीमीटर में आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना, ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर भी है, क्योंकि इंच में हम सेंटीमीटर में भी तो दे सकते हैं। तो इंच का सेंटीमीटर पे भी यूज करवा सकते हैं कि 2.5 से 3 सेंटीमीटर अबव क्या करवा सकते हैं, ईसीटी के इलेक्ट्रोड से प्लेस करवा सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऋषिकेश एम्स के अंदर आया हुआ है कि पर्सन्स के अंदर ईसीटी के इलेक्ट्रोड्स इमेजरी लाइन से कितने अबव प्लेस करवाते हैं। तो हम बता सकते हैं कितने अबव, इंच में आ गया तो 1 से 1.5 इंच, और सेंटीमीटर में आ गया तो 2.5 to 3 इंच सेंटीमीटर अबव यूज करवाते हैं। यस गाइस, तो ट्रेगस का 2 मेन फंक्शन होते हैं, एनजी ट्यूब को मेजर करवाने और ईसीटी इलेक्ट्रोड्स के लिए इमेजिंग लाइन यूज करवाने में काम में आता है। ओके,
अब देखो दो तीन स्पेशल क्या है, कुछ सेंटेंस हैं जो ये भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे किसी पर्सन के अंदर पीना ही नहीं हो, कि एब्सेंट ऑफ पीना पार्ट। तो याद रखना है कि ये वाला पीना वाला पार्ट यदि किसी पर्सन में एब्सेंट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अनोसिया। तो अनोसिया टर्म्स किसके लिए यूज करवाते हैं, किसी पर्सन में ये पीना वाला पार्ट क्या नहीं हो, प्रेजेंट नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अनोसिया। यस, याद रहेगा। सेकंड है स्मॉल साइज पीना, किसी पर्सन में पीना डेवलप तो हुआ लेकिन ये पीना क्या नहीं हुआ, प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हुआ, और प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हुआ तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल साइज हो जाएगी। और छोटी साइज को क्या बोलते हैं, माइक्रोसिया, यानी माइक्रो मतलब स्मॉल, तो माइक्रोसिया किसके लिए यूज करवाते हैं, स्मॉल साइज का पीना। नेक्स्ट बात करते हैं लो सेट ईयर। लो सेट ईयर, एक पर्सन के अंदर जो ईयर होते हैं वो नॉर्मली स्टार्टिंग में जब पीना डेवलप होता है तो लो सेट होता है, बट जैसे जैसे बेबी डेवलप हो जाता है कंप्लीटली तो पीना होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। लेकिन कई बच्चों के अंदर जैसे डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन्स होते हैं, उनके अंदर यदि पीना लोअर सेट हो गया तो वो लोअर ही रह जाता है। तो लो सेट ईयर किस में देखने को मिलते हैं, मोस्टली डाउन सिंड्रोम वाले बेबी के अंदर। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर ईयर क्या हो जाते हैं, लो सेट हो जाते हैं। और लो सेट ईयर किसको बोलते हैं, लो सेट ईयर उसको बोलते हैं कि किसी पर्सन्स के अंदर आउटर केंथस से एक इमेजिनरी लाइन बनती है और वो किसको टच करती है, एक ईयर को टच करती है, तो ये तो नॉर्मल है। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर लो सेट ईयर। ये लो सेट ईयर किसको बोलते हैं हम, कि लो सेट ईयर उस चीज को बोला जाता है कि किसी पर्सन्स के अंदर आउटर केंथस से एक लाइन बनती है जिसको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। इस इमेजिनरी लाइन से हम जब एक लाइन अराइज करते हैं तो ईयर टच हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल पर्सन्स में होता है ये। और इमेजिनरी लाइन यदि सीधी चली जाए और ईयर इससे नीचे आ जाए तो उस ईयर को बोलते हैं लो सेट ईयर। तो लो सेट ईयर किस में देखने को मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। कई बार पूछते हैं पर्सन्स के अंदर कि डाउन सिंड्रोम कितने नंबर के क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी होती है, तो एक पर्सन्स के अंदर डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 नंबर के क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। तो 21 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होना कौन सी कंडीशन आती है, डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन। यस, तो डाउन सिंड्रोम के अंदर जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम पे नॉर्मली 2 जीन होते हैं, लेकिन इन पर्सन्स के अंदर 21 नंबर के क्रोमोसोम पे 3 जीन आ जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसके कारण कंडीशन आती है ट्राइसोमी। तो 21 नंबर की क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होने से कौन सी कंडीशन आती है, डाउन सिंड्रोम। इसी से रिलेटेड 2 डिसऑर्डर और होते हैं, एक होता है पटाउट सिंड्रोम, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नाम दिए गए। पटाउट सिंड्रोम उस सिंड्रोम को बोलते हैं जो 13 नंबर के क्रोमोसोम की क्या हो जाए, ट्राइसोमी। 13 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए उसको क्या बोलते हैं, पटाउट सिंड्रोम बोला जाता है। एक इसके अलावा रहता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम भी साइंटिस्ट के ऊपर नाम लिखा गया। तो एडवर्ड सिंड्रोम उसको बोलते हैं कि किसी पर्सन के अंदर 18 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए, तो 18 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी को क्या बोलते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम। 13 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी को क्या बोलते हैं, पटाउट सिंड्रोम। और 21 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए उसको क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 ऐसे सिंड्रोम है जिसके अंदर ट्राइसोमी देखने को मिलती है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि डाउन सिंड्रोम का फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइन क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम का फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइन होता है मेंटल रिटार्डेशन, MR। मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के अंदर प्रॉपर रूप से ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है और पर्सन किससे सफर हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन से सफर होता है। तो हम बता सकते हैं कि मोस्ट कॉमन या फर्स्ट साइन ऑफ डाउन सिंड्रोम मेंटल रिटार्डेशन। यस गाइज, तो याद रहेंगे एक पर्सन के अंदर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि एक पर्सन के अंदर फर्स्ट मोस्ट कॉमन ऑटो सैचुरेशन की साइड कौन सी है, इंडेक्स फिंगर। सेकंड वन है कि फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइन ऑफ डाउन सिंड्रोम मेंटल रिटार्डेशन। लो सेट ईयर किस कौन से सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं। 13 नंबर के क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी क्या बोलते हैं, पटाउट सिंड्रोम बोलते हैं। 18 नंबर के क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी क्या बोलते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। और 21 क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी को क्या बोलते हैं, जिसमें ट्राइसोमी होती है,
डाउन सिंड्रोम होती है। यस गाइस, याद रहेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक पिना का डायग्राम है जिसके सब पार्ट्स हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक पिना है, उसका आउटर कवरिंग होती है, यानी आउटर, ये आउटर लाइनिंग है रिंग नुमा, ये आउटर लाइनिंग जिसको हमने क्या बोला, हेलिक्स। तो हेलिक्स पार्ट है वो एक तरह से आउटर कवरिंग या आउटर लाइनिंग है, इसको हमने क्या बोला, हेलिक्स। और हेलिक्स के अंदर एक सब रिंग और है, इस रिंग को बोला एंटी हेलिक्स। तो हेलिक्स पार्ट आउटर कवरिंग हो रही है और एंटी हेलिक्स पार्ट एक तरह से इनर वाली कवरिंग। तो एक इनर रिंग बन रही है, उसको तो बोला एंटी हेलिक्स, और एक आउटर रिंग बन रही है, उसको बोला हमने हेलिक्स पार्ट। इसके बाद में ये डिप्रेस्ड पार्ट है, पिना का सेंटर में डिप्रेस्ड पार्ट है, उस डिप्रेस्ड पार्ट को हमने बोला कोनका। तो कोनका कौन सा पार्ट होता है, डिप्रेस्ड पार्ट। अच्छा, यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि एक पर्सन्स के अंदर जो पिना होता है या फिर कोनका होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसका मेन फंक्शन होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, एक तरह से सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, कोनका। तो कोनका डिप्रेस्ड पार्ट होता है, उसको कोनका बोलते हैं। और इसके अलावा एक एलिवेटेड पार्ट होता है, ठीक है, पिना का एलिवेटेड पार्ट होता है, उसको हमने क्या बोला, ट्रेगस। और ट्रेगस के जस्ट अपोजिट एक एलिवेटेड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एंटी ट्रेगस। और सबसे लोअर पार्ट होता है जिसको हमने बोला लोब्यूल्स। तो एक पिना के ये सब पार्ट्स हैं कि आउटर रिंग को क्या बोला, हेलिक्स। हेलिक्स के अंदर एक स्मॉल रिंग और है जिसको हमने बोला एंटी हेलिक्स। डिप्रेस पार्ट को क्या बोला, कोनका। और एलिवेटेड पार्ट को हमने क्या बोला, पिना के एलिवेटेड पार्ट को हमने ट्रेगस, और ट्रेगस के जस्ट सामने एंटी ट्रेगस। और लोअर पार्ट ऑफ पिना को क्या बोला हमने, लोब्यूल्स। तो हम बता सकते हैं कि कोनका का है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यूज करवाते हैं। ट्रेगस हमने देख लिया कि ट्रेगस एनजी ट्यूब को मेजर करवाने में यूज करवाते हैं, और ईसीटी के इलेक्ट्रोड्स यूज प्लेस करते हैं, तभी ट्रेगस का यूज करवाया जाता है। और इस कोनका से ही कौन सी कैनाल स्टार्ट होती है, ईयर कैनाल। तो गाइस ये सिंपल सा डायग्राम है, इजीली समझ में आ जाएगा, अंडरस्टूड आई थिंक। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेवलपमेंट ऑफ पिना। एक पिना डेवलप्ड कब हो जाता है, एक पिना डेवलप्ड होना कब स्टार्ट हो जाता है, बिगिनिंग ऑफ पिना ड्यूरिंग द गेस्टेशन। गेस्टेशन के दौरान 6th वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी कि 6th वीक से कौन सा पार्ट स्टार्ट होने लग जाता है, पिना वाला पार्ट 6th वीक से डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और एक पिना डेवलप्ड कब हो जाता है, 20th वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी 20 वीक के ऊपर एक बेबी के अंदर पिना होता है वो डेवलप्ड हो जाता है। और एक पिना होता है वो बिगिनिंग कब हो रहा है, 6 वीक्स। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है कि बिगिनिंग कब हो रही है, 6th वीक ऑफ गेस्टेशन पे, और कंप्लीट कब हो रहा है पिना, 20th वीक ऑफ गेस्टेशन पे कंप्लीट हो रहा है। यस गाइस, ओके। तो ये वाला पिना वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं एक्सटर्नल ईयर का, एक्सटर्नल एकॉस्टिक का और ऑडिटरी कैनाल्स। एक्सटर्नल एकॉस्टिक एंड ऑडिटरी कैनाल्स, यानी ये वाला पार्ट था पिना, और इस पिना का डिप्रेस पार्ट था जिसको हमने बोला कोनका। इस कोनका से कैनाल अराइज होती है, जिसके कैनाल को हम बोलते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल। इस कैनाल को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल। और एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल कहाँ तक होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक होती है। ये अंदर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक्सटेंड फ्रॉम द कोनका टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स, यानी कि कोनका से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बीच में एक कैनाल होती है, जिस कैनाल को बोलते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल। यस गाइस, एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल की लेंथ कितनी होती है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल की लेंथ 24 mm होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है रायपुर एम्स के अंदर कि एक पर्सन के अंदर एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल की लेंथ कितनी होती है, 24 mm, यानी 24 mm किसकी लेंथ मानते हैं, एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल की लेंथ मानते हैं। एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल होती है वो कैसे शेप की होती है,
एस शेप, यानी ये कैनाल स्ट्रेट नहीं होती है, ये कैनाल एस शेप की होती है। और एस शेप कैसे लेती है? क्योंकि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है इसका आउटर पार्ट और दूसरा होता है इसका इनर पार्ट। आउटर पार्ट है, जैसे ये कैनाल है, एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल है, इसका ये आउटर पार्ट है। ये आउटर पार्ट पहले ऊपर की तरफ मूव करता है यानी अपवार्ड होता है, उसके बाद में पीछे की तरफ डिप्रेस होता है यानी बैकवार्ड होता है, इसके बाद में ये मीडियली आ जाता है यानी अपवार्ड, बैकवार्ड और मीडियली, इस प्रकार से मूव करता है। तो आउटर पार्ट होता है वो अपवार्ड और बैकवार्ड और मीडियली मूव करता है। इसके अलावा कंटिन्यूस का इनर पार्ट क्या करता है? डाउनवार्ड, फॉरवर्ड और मीडियली मूव करता है। इस प्रकार से ये क्या बन जाती है? इसकी एक एस शेप बन जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल की शेप कैसी होती है? एस शेप की होती है। ये एस शेप की इसलिए होती है क्योंकि इसका आउटर पार्ट होता है वो अपवार्ड, बैकवार्ड और मीडियली मूव करता है, और इसका इनर पार्ट होता है वो क्या करता है? डाउनवार्ड, फॉरवर्ड और मीडियली मूव करता है। इस प्रकार से ये मूव होने के कारण एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल कैसी शेप की हो जाती है? एस शेप की हो जाती है। यानी स्ट्रेट इसलिए नहीं होती है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल इजीली क्या नहीं हो जाए, उसमें इंसर्ट नहीं हो जाए, इसलिए कैसी शेप में देखने को मिलती है हमको? एस शेप में। याद रहेगा पर्सन्स के अंदर एक एस शेप का स्ट्रक्चर किसको बोला हमने? एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल को बोला। इसके अलावा एक पर्सन्स के अंदर जो एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल होती है वो कितने लेंथ कितनी होती है उसकी, तो हम बोल सकते हैं 24 mm इसकी क्या है? लेंथ होती है। यस गाइस, याद रहेगा। अब इसको हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं। एक डायग्राम में दिखाया गया है कि ये कोनका वाला पार्ट है, जो पीना वाला पार्ट है, जो एक्सटर्नल ईयर है, जो पीना वाला पार्ट है, इससे लेकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच वाली कैनाल को कौन सी कैनाल बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स कोनका से लेकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच वाली कैनाल होती है। यस गाइस, इसका सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि इस कैनाल की लेंथ कितनी होती है? तो हम बता सकते हैं इस कैनाल की लेंथ होती है 24 mm। 24 mm किसकी लेंथ मानते हैं हम? एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल की लेंथ। एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल के दो पार्ट्स होते हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है कार्टिलेजिनियस पार्ट और दूसरा कौन सा है? बोनी पार्ट। तो देखो, कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है वो एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल का कितना पार्ट मानते हैं हम? 1/3 पार्ट। यानी ये एक अकोस्टिक कैनाल है, इसको यदि 3 भागों में डिवाइड करें तो स्टार्टिंग का जो 1/3 वाला पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है? दिस इज द कार्टिलेजिनियस पार्ट। तो कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है वो आउटर 1/3 पार्ट होता है। अब देखो, टोटल लेंथ इसकी 24 mm है, तो 1/3 कितनी होगी? 8 mm। तो 8 mm का कौन सा पार्ट हो गया? ये आउटर वाला पार्ट हो गया। अब देखो, इस आउटर वाले पार्ट में कार्टिलेजिनियस होने के कारण ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। ये बहुत ज़्यादा थिक होने के कारण इसमें कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे हेयर सेल्स होती हैं। इसके अलावा सेरुमेनियस ग्लैंड पाई जाती हैं और सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं। तो सेरुमेनियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड्स और हेयर सेल्स आउटर 1/3 पार्ट में पाई जाती हैं, और ये जो सेरुमेनियस और सेबेसियस ग्लैंड होती हैं ये सिक्रेशन करती है किसका? वैक्स का। और वैक्स क्या करता है कि फॉरेन पार्टिकल्स को यहाँ पे क्या अडहेर कर लेता है, जिससे आगे की तरफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या नहीं होती है? डैमेज नहीं होती है। इसलिए 1/3 पार्ट होता है वो थिक पार्ट होता है, और उसमें कौन सी ग्लैंड होती हैं? सेरुमेनियस और सेबेसियस ग्लैंड होती हैं जो वैक्स का फॉर्मेशन करती हैं। यस गाइस, नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट है बोनी पार्ट। ये बोनी पार्ट है जिसके अंदर आरी एरियाज के अंदर बोन्स अराइज होती हैं, स्किन थिन हो जाती है। तो स्किन थिन कैनाल होती है, स्किन थिन होने के कारण, और कितना पार्ट होता है? पूरी कैनाल का 2/3 पार्ट होता है, और इसकी लेंथ होती है 16 mm। क्योंकि 8 mm कौन सी हो गई थी? आउटर 1/3, तो इनर 2/3 कितनी होगी? 16 mm हो गई। और इस कैनाल के अंदर भी हेयर सेल्स और सेरोमेनियस ग्लैंड होती हैं, ये भी वैक्स का सिक्रेशन करती है। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल के दो पार्ट्स होते हैं। 1/3 पार्ट होता है कार्टिलेजिनस पार्ट जिसमें ग्लैंड होती है, और इन ग्लैंड का काम होता है वैक्स का फॉर्मेशन। यस, क्लियर। और सेकंड वाला होता है बोनी पार्ट जो 2/3 होता है, 16
mm इसकी लेंथ होती है, थिन होता है ये, इसमें भी हेयर सेल्स होते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा आउटर वाले पार्ट में होती है, क्योंकि आउटर वाला पार्ट ज़्यादा वैक्स का फॉर्मेशन करता है तो फॉरेन पार्टिकल्स को वहीं पे एडहेर कर लेता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो एक्सटर्नल एक्वास्टिक कैनाल के इन्फेक्शन होते हैं वो कौन से आउटर पार्ट में होते हैं, यानी जो स्टेफाइलोकोकस के इन्फेक्शन होते हैं वो आउटर पार्ट में इसलिए होते हैं कि वैक्स होता है उनको क्या कर लेता है वहीं पे एडहेर कर लेता है और वो वहीं पे क्या कर लेते हैं ग्रोथ कर लेते हैं, इसलिए आउटर पार्ट में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। यस गाइस, ओके कंटिन्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी की दो इंपॉर्टेंट बात हैं कि एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एक फिटस के अंदर कब बनना स्टार्ट हो जाती है। तो एक एक्सटर्नल एक्वास्टिक कैनाल फिटस के अंदर 8 वीक के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी गेस्टेशन के 8 वीक पे कौन सी कैनाल बनना स्टार्ट हो जाती है, एक्सटर्नल एक्वास्टिक कैनाल। ये एक्सटर्नल एक्वास्टिक कैनाल कंप्लीट कब बन जाती है, 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी 28 वीक के ऊपर ये कैनाल कंप्लीट बन जाती है और 8 वीक में ये कैनाल क्या होती है, बनना स्टार्ट होती है। तो हम लोग पहले देखा पीना कब बन रहा था, 6 वीक पे बनना स्टार्ट होता, 20 वीक पे बन गया था, याद रहेगा। और सेकंड वाली बात है कि एक्सटर्नल एक्वास्टिक कैनाल 8 वीक पे बनती है और 28 वीक पे क्या हो जाती है, कंप्लीटली बन जाती है, याद रहेगी। एक्सटर्नल ईयर का थर्ड वाला पार्ट, पहला पढ़ा था हमने पीना वाला पार्ट, दूसरा पढ़ा था एक्सटर्नल एक्वास्टिक कैनाल और तीसरा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या बोल सकते हैं, ड्रम हेड, इसको ड्रम हेड भी बोलते हैं क्योंकि जो बाहर से साउंड रिसीव करती है तो इसमें वाइब्रेशन आते हैं और वाइब्रेशन के कारण इसको क्या बोलते हैं, हम ड्रम हेड बोला जाता है। तो अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या बोल सकते हैं, हम ड्रम हेड बोल सकते हैं। अब देखो ये था पीना वाला पार्ट और उसके बाद में कैनाल थी एक्सटर्नल एक्वास्टिक कैनाल और एक्सटर्नल एक्वास्टिक कैनाल के बाद में कौन सा पार्ट था, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो देखो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो एक्सटर्नल एक्वास्टिक कैनाल और इसके आगे मिडल ईयर है, इसके बीच में जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एक्वास्टिक कैनाल और मिडल ईयर के बीच में पाई जाती है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एक्वास्टिक कैनाल और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मिडल ईयर के बीच में पाई जाती है। अभी इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि एक पर्सन के अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की लेंथ कितनी होती है, ये बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की लेंथ होती है 9 से 10 mm। तो एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की लेंथ कितनी मानते हैं हम, 9 से 10 mm इसकी लेंथ मानते हैं। इसकी विड्थ कितनी मानते हैं, वाइड कितनी होती है, 8 से 9 mm ये वाइड होती है और इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी थिकनेस होती है 0.1 mm। तो गाइस याद रखना कि 9 से 10 mm क्या ये वाइड है, 8 से 9 mm क्या ये 9 से 10 mm ये क्या है, लेंथ टेल है और 8 से 9 mm क्या ये वाइड है और 0.1 mm क्या ये थिक है। ओके, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमारी बॉडी की एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर तीनों जर्मिनल लेयर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक ऐसी कौन सी जर्मिनल लेयर है, ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जिसमें अंदर तीनों जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं। तो वो तीनों जर्मिनल लेयर कौन सी मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ये वाली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का बाहरी पार्ट होता है आउटर, जो स्किन से कवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल लेयर। तो एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो बाहरी पार्ट है वो किससे बना हुआ होता है, एपिथेलियल से। और एपिथेलियल कौन सी जर्मिनल लेयर से बनती है, एक्टोडर्म से बनती है। यस, सेकंड वाली बात करते हैं। सेकंड लेयर है इसकी जिसको बोलते हैं मिडल। जो मिडल वाली बीच वाली लेयर है, ये बीच वाली लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं फाइब्रस लेयर। तो एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच वाली लेयर को बोलते हैं फाइब्रस और ये फाइब्रस लेयर होती है वो मेसोडर्म से बनती है। तो फाइब्रस लेयर मेसोडर्म से बनती है। इसके बाहर स्किन लेयर होती है जिसको बोलते हैं एपिथेलियल लेयर, ये किससे बन रही है, एक्टोडर्म से। और सबसे अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस लेयर होती है, ये म्यूकस लेयर किससे बनती है, पर्सन्स के अंदर एंडोडर्म से बनती है।
तो एक एंडोड्रम से बनने वाली इनर लेयर को क्या बोलते हैं? म्यूकोजल लेयर। मिडल लेयर होती है फाइब्रस लेयर, जो किससे बनती है? मेसोड्रम से। और सबसे बाहर एपिथेलियल लेयर होती है जो किससे बनती है? एक्टोड्रम से। तो तीनों जर्मिनल लेयर से बनने वाली मेम्ब्रेन कौन सी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की लेंथ कितनी होती है? 9 से 10 mm। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन जो तीनों जर्मिनल लेयर से बनती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, अब देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ मिलके कितने डिग्री का कोण बनाती है? 55 डिग्री का कोण बनाती है। या 55 डिग्री का एंगल किसके साथ बनाती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के। क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कभी भी क्या नहीं होती है? स्ट्रेट नहीं होती। एक तरह से जैसे ये है हमारी एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल, इसमें कभी भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रेट नहीं होती। इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है? हमेशा टेंट होती है, थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई होती है। तो इस प्रकार से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। और ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 55 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ 55 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, ये स्ट्रेट इसलिए नहीं होती है कि कई बार क्योंकि पर्सन्स के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स यहाँ पे लॉड्ज हो जाते हैं आगे, अब इन फॉरेन पार्टिकल्स को मूव करवाना यहाँ से, तो यहाँ से इसके अपर पार्ट से इरिगेशन करवाते हैं और इरिगेट करवा के ये फॉरेन पार्टिकल्स जो लॉड्ज हो गए इनको वापस क्या करता है? बॉडी से इस वाले पार्ट से बाहर निकाला जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं? ये नेचुरली होती है। ये 55 डिग्री का कोण होना क्या है? नेचुरल है। क्योंकि ये नहीं होगा तो हम जब इरिगेशन करेंगे ईयर को, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा? इस पे टकराएगा और टकरा के वापस मूव कर जाएगा। इसलिए फॉरेन पार्टिकल्स ईयर से क्या नहीं होंगे? वापस बाहर मूव नहीं होंगे। इसलिए नेचुरली जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल के साथ 55 डिग्री का एंगल बनाती है, जिससे फॉरेन पार्टिकल इजीली क्या हो जाते हैं? यहाँ से मूव हो जाते हैं। इस प्रकार से ये नेचुरली डेवलप होती है। यस गाइज, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस है या कैनाल है, उसके सराउंडिंग ऑर्गन्स या रिलेशन ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस। ये एक हमने माना एक पीना वाला पार्ट है। पीना वाला पार्ट से कैनाल बनती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल। इस एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल के अपर पार्ट यानी सुपीरियरली मिडल क्रेनियल फोसा अराइज होती है। अपर पार्ट के अंदर मिडल क्रेनियल फोसा है, उससे रिलेटेड होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल का पोस्टीरियर यानी पीछे की पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं मास्टोइड की एयर सेल्स होती हैं। ये मास्टोइड की एयर सेल्स एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल के पीछे की तरफ होती हैं। ऊपर सुपीरियरली क्या होती हैं? मिडल क्रेनियल फोसा प्रेजेंट होता है। और पोस्टीरियर इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? स्पेशल ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड है वो हमारे एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल के इंफीरियरली प्रेजेंट होती है। और इसके बारे में बात करें कि ऐसे कौन से इन्फेक्शन के अंदर पैरोटिड ग्लैंड है वो इम्प्लांट हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है। तो मम्स के इन्फेक्शन के अंदर कौन सी ग्लैंड है वो इम्प्लांट देखने को मिलती है? पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि सबसे या लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी होती है? तो लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी मानते हैं हम? पैरोटिड ग्लैंड मानते हैं। और पैरोटिड ग्लैंड को हम सीरस ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको 3 बातें और याद रखनी है कि मम्स के इन्फेक्शन में लार्ज होने वाली ग्लैंड कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। सबसे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी होती है? तो सबसे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड है। और सीरस ग्लैंड कौन सी होती है? ये भी पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो पैरोटिड ग्लैंड है वो एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल की इंफीरियर होती है। और इसके सामने यानी एंटीरियरली एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल के सामने एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? एक जॉइंट होता है जिसको बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल के सामने होता है। तो ये इसके चारों रिलेशन है। सुपीरियरली क्या हो गया? मिडल क्रेनियल फोसा हो गया। पीछे की तरफ कौन सी सेल्स अराइज हो रही हैं? मास्टोइड एयर सेल्स, जिसको या फिर इसके अलावा फेशियल नर्व भी प्रेजेंट होती है। इंफीरियरली प्रेजेंट होती है पैरोटिड ग्लैंड और सुपीरियरली एंटीरियरली प्रेजेंट होती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ये इसके रिलेशन होते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल के रिलेशंस हैं। इसके बाद में बात करते हैं नर्वस सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के अंदर नर्वस सप्लाई, जैसे ये सबसे बाहर वाला पार्ट पीना बोला,
इस पिना वाले पार्ट को नर्व सप्लाई करती है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व किसको सप्लाई करती है? पिना वाले पार्ट को नर्व सप्लाई करती है। इसके अलावा जो अंदर वाला पार्ट है एक्सटर्नल ऑर्केस्टिक कैनाल है, उस एक्सटर्नल एक्वेस्टिक कैनाल की ये जो लोअर वाला पार्ट है इसको बोला पोस्टीरियर वाला, ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है, और ये ऊपर की तरफ आगे की तरफ एंटीरियर वाला पार्ट। तो जो एंटीरियर वाला पार्ट है, इस एंटीरियर वाले पार्ट के अंदर नर्व सप्लाई वॉल और रूप को सप्लाई करती है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पर्सन्स के अंदर एंटीरियर रूप और वॉल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? तो एंटीरियर वॉल और रूप को सप्लाई करने वाली नर्व होती है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, ये ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को भी सप्लाई करती है। देखो हम डायग्राम से देखते हैं कि ये वाला पीना वाला पार्ट है, इससे कैनाल निकलती है जिसको एक्सटर्नल एक्वेस्टिक कैनाल बोला, और इसके बाद में ये मेम्ब्रेन अराइज होती है जिसको बोलते हैं हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है सेकंड एक्सटर्नल एक्वेस्टिक कैनाल। तो एक्सटर्नल एक्वेस्टिक कैनाल के अंदर जो फर्स्ट अपर पार्ट है एंटीरियर वॉल एंड रूप। एंटीरियर वॉल एंड रूप है, इसके अंदर जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंटीरियर वॉल और रूप को नर्व सप्लाई करती है। इसके अलावा इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर वॉल एंड रूप को जो सप्लाई हो रही है वो सप्लाई करती है इसके अंदर ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। तो ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस इसके पोस्टीरियर वॉल एंड रूप को करती है, जबकि इसके अलावा इसके अपर पार्ट या एंटीरियर वॉल और रूप को सप्लाई कर रही है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो देखो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व आगे भी जाती है, और ये कहाँ तक जाती है? ये अपर एंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल नर्व है, एंटीरियर पार्ट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? तो यही नर्व किसको सप्लाई करती है? टेम्पोरल ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को नर्व सप्लाई करती है। तो इसके एंटीरियर वॉल और रूप को नर्व सप्लाई करती है ओरिकुलो टेम्पोरल, और यही आगे एक्सटेंड हो जाती है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के एंटीरियर हाफ पार्ट को भी क्या करती है? सप्लाई करती है। इसी के अलावा पोस्टीरियर वॉल एंड रूप, पोस्टीरियर वॉल एंड रूप को सप्लाई कर रही है ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। वेगस की ओरिकुलर ब्रांच पोस्टीरियर वॉल और रूप को नर्व सप्लाई कर रही है, और ये नर्व भी आगे एक्सटेंड होती है और इसके पोस्टीरियर हाफ पार्ट को, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पोस्टीरियर हाफ पार्ट को क्या करती है? ये भी इसको सप्लाई करती है। और इसका जो मिडल वाला पार्ट होता है, इसके अंदर कुछ फाइबर्स नर्व होती है जो फेशियल की ब्रांच होती हैं, वो भी इसको सप्लाई करती है। तो एक तरह से हमने देखा कि एक पर्सन्स के अंदर एंटीरियर वॉल एंड रूप को सप्लाई कर रही है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, पोस्टीरियर वॉल एंड रूप को सप्लाई कर रही है कौन सी? ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, और इसके पोस्टीरियर वॉल और ऑडिटरी कैनाल्स, पोस्टीरियर वॉल और ऑडिटरी कैनाल्स को सप्लाई कर रही है फेशियल नर्व। और इस फेशियल नर्व के फाइबर आगे तक जाते हैं, और इसके जो सेंटर का वाला पार्ट बच जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, उसको भी कौन सी नर्व सप्लाई करती है? फेशियल नर्व सप्लाई करती है। तो इस प्रकार से जो ऑडिटरी कैनाल्स को नर्व सप्लाई कर रहे हैं वही ब्रांच नर्व फाइबर्स हैं आगे जाके किसको सप्लाई कर रहे हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। यस गाइस, तो इसमें देखते हैं आगे कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर हमने देखा कि एंटीरियर हाफ ऑफ लेटरल सरफेस को कौन सप्लाई कर रहा है? जैसे ये हमारे पास टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के इस एंटीरियर वाले पार्ट को सप्लाई कर रही है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। इसके पोस्टीरियर हाफ पार्ट को सप्लाई कर रही है ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, और इसके मीडियल सरफेस को सप्लाई कर रही है कौन सी ब्रांच? टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल। जो 9th नंबर की क्रेनियल नर्व है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, जो इसके मीडियल पार्ट को सप्लाई करती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के मीडियल पार्ट को सप्लाई करती है जिसको बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल। ये टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल है, और इसको दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं जैकॉब्सन नर्व। ये साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो आपको आगे तक याद रखना है कि जैकॉब्सन नर्व कौन सी नर्व को बोलते हैं? दिस आर ग्लोसोफेरेंजियल 9th नंबर की नर्व है, उसको हमने क्या बोला? जैकॉब्सन नर्व बोला। तो इस प्रकार से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को नर्व सप्लाई होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो जैसे ये था हमारा पिन्ना और इसके बाद में एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल और ये वाला पार्ट था टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल से साउंड को क्या करना है, रिसीव करेगी। जैसे एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल के साउंड को रिसीव करेगी तो इस मेम्ब्रेन में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। इसीलिए इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ड्रम हेड बोलते हैं। तो ड्रम हेड बोलने का कारण है कि जब साउंड को रिसीव करेगा तो इसमें वाइब्रेशन होंगे और इन वाइब्रेशन साउंड को ये ट्रांसमिटेड करती है किसके अंदर, ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स या मिडल ईयर के। तो मिडल ईयर के अंदर ये क्या कर देती है, साउंड को आगे ट्रांसमिटेड कर देती है और पर्सन्स के अंदर ये साउंड होती है आगे की तरफ एम्पलीफाई होती रहती है। तो ईयर ऑसिकल्स का काम होते हैं साउंड को क्या करना, एम्पलीफाई करना। देखो इसमें हमने एक डायग्राम के द्वारा देखा है कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो एक साउंड की वेवलेंथ को क्या कर देती है, कम कर देती है। यानी कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है इससे पहले की जो कैनाल होती है वो इतनी वाइड होती है कि जो साउंड होती है वो एक तरह से ज़्यादा वेवलेंथ में आती है जबकि फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इस वेवलेंथ को तो क्या कर देती है, जैसे ये वेवलेंथ स्टार्टिंग में इतनी थी, ये वेवलेंथ धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन देखो मेन चीज़ ये कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, क्योंकि ये जो साउंड था वो एयर के अंदर था। एयर के अंदर साउंड क्या होती है, एक तरह से ज़्यादा होती है, जबकि इसी साउंड को हम फ्लूइड के अंदर इन्वॉल्व करवा रहे हैं तो ये साउंड किस में हो जाएगी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी में हो जाएगी। तो हमेशा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किसको बढ़ाता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, जबकि वेवलेंथ को हमेशा क्या करता है, कम करता है। और इन्हीं दोनों चीज़ों को हम बोलते हैं एम्पलीफाई। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किसका काम करती है, एम्पलीफिकेशन का। एक ही साउंड को एम्पलीफाइंग करने का काम कौन करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन करता है। और हमारे ईयर के अंदर एक साउंड को 22 टाइम एम्पलीफाई करता है ईयर। एक ईयर होता है वो 22 टाइम एक साउंड को एम्पलीफाई करता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि एक ईयर होता है वो किसी भी साउंड को कितने टाइम एम्पलीफाई करता है, तो 22 टाइम्स क्या करता है, ये एम्पलीफाई करता है। सेकंड बात ये होती है कि एम्पलीफाई के अंदर किसकी इंटेंसिटी बढ़ाती है, एम्पलीफाई के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है, इसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसके अंदर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी याद रखना, कभी भी इसके अंदर वेवलेंथ या फिर अदर साउंड प्रोड्यूशन होता है वो नहीं देखने को मिलता, ओनली फ्रीक्वेंसी होती है वो इसके अंदर बढ़ती है। तो फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी अराइज होती है और एम्पलीफिकेशन का काम कौन करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन करती है। यस गाइस, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या बोल सकते हैं हम, ईयर ड्रम। अब देखो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो दो टाइप की होती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है जिसको पहला टाइप हमने बोला पार्स टेंसा, तो पार्स टेंसा, और सेकंड वाला होता है पार्स प्लेसिडा। पार्स टेंसा और पार्स प्लेसिडा। तो पार्स टेंसा का मतलब टेंस, यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसका जो लोअर पार्ट है वो टेंस होता है, मतलब खिंचा हुआ होता है। और ये खिंचा हुआ किसके द्वारा होता है, इस मेलियस का एक हेड होता है जो इस पोस्टीरियर या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे की तरफ आके अटैच होता है और उस हेड के द्वारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या कर ली जाती है, पुल कर ली जाती है। जैसे इस प्रकार से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रेट नहीं होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अंदर से ऐसे मूव की हुई होती है, लाइक एज ए कॉनकेव शेप, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कॉनकेव शेप में होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, ऐसे होती है कॉनकेव। और इसको पीछे की तरफ कौन खिंचा रहता है, ये मेलियस का हेड है वो पीछे की तरफ इसको पुल किए रहता है और उस पुल के वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, उम्बो। तो उम्बो किस पार्ट को बोलते हैं कि जो मेलियस का हेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे आके अटैच होता है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को टेंस रखता है, उस पार्ट को हम उम्बो बोलते हैं। और इस वाले सबसे ज़्यादा पार्ट होता है उसको पेरस टेंसा। तो पेरस टेंसा से सबसे ज़्यादा कौन सी पार्ट बना होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का सबसे ज़्यादा पार्ट बना होता है। इसके अलावा ये खिंचा हुआ पार्ट है और ये लूज पार्ट है। इस लूज पार्ट को हमने बोला पार्स प्लेसिडा। तो पार्स प्लेसिडा वाला पार्ट लूज होता है, जबकि पार्स टेंसा वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, टेंस होता है, खिंचा हुआ पार्ट होता है। इससे जब साउंड इसके ऊपर आके
टकराती है तो ये पार्ट वाइब्रेट होता है और इससे फिर कौन सी बोन वाइब्रेट होती है, मेलियस वाली पार्ट, मेलियस वाली बोन है वो वाइब्रेट होती है और इसके सराउंडिंग एक थिक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एनुलस बोलते हैं। तो एनुलस होती है वो एक तरह से थिन रिंग होती है, इसके अंदर ये थिन एक तरह से रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल फाइबर होते हैं ये रेडिकल फाइबर से ये मेम्ब्रेन क्या होती है, टेंस होती है और टेंस करने के लिए जो मेलियस का हेड है वो उसके साथ अटैच होता है, इसको बोलते हैं उम्बो। तो हम बता सकते हैं कि उम्बो क्या करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को खींचा हुआ रहता है। तो बता सकते हैं कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक तो पेस टेंसा और सेकंड पार्स प्लेसिडा वाला, ठीक है। और उम्बो क्या होता है, उम्बो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे मेलियस का हेड आके अटैच होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उम्बो, और इसका हम डिस्क्रिप्शन मिडल ईयर के अंदर देंगे।